करें कि आपसे 1 वाट घंटा, क्या साथियों 1 वाट घंटे की अगर बात करें ये किसके बराबर होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। कह रहे कि स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम साथियों कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है। अगला देखिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था, तो हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो एडवर्ड टेलर के द्वारा ही साथियों हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। और हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए अणु बम का आविष्कार किसने किया, तो ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन और ऑटो हॉर्न के द्वारा अणु बम की खोज की गई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आविष्कार किया गया था। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वो पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था, तो भारत में विकसित साथियों पहली मिसाइल की अगर बात करें तो उस मिसाइल का नाम पृथ्वी था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों किसके द्वारा, डेविसन की अगर बात करें और जर्मन की अगर बात करें, इनके प्रयोग के द्वारा ही साथियों इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार साथियों सिद्ध किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नींबू निचोड़ने की मशीन जो है ना, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, मैं कहूंगा साथियों द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है साथियों नींबू निचोड़ने की मशीन, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अल्फा किरणों की अगर बात करते हैं साथियों तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, नहीं ऋण आवेशित कण नहीं साथियों, हीलियम के नाभिक साथियों, यानी कि अल्फा किरणें जो है ये हीलियम के नाभिक होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें साथियों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है। हमारे शरीर की अगर हम बात करें ना साथियों तो ये 7 से लेकर 7.8 पीएच सीमा के अंदर साथियों कार्य करता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है, तो किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है, मैं कहूंगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल देखिए, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको साथियों क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है, उसको खारा जल कहा जाता है। खारा जल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। एप्सम का औद्योगिक नाम साथियों क्या है, तो मैग्नीशियम सल्फेट इसको कहते हैं साथियों। एप्सम का जो औद्योगिक नाम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट उसको कहा जाता है। अगला देखिए, शुद्ध पानी का पीएच मान की अगर बात करें साथियों तो कितना होता है, शुद्ध आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 7 होता है, तो 7 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है, तो अगर बात करते हैं साथियों समुद्री जल से क्या निकाला गया है, आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा ब्रोमीन की अगर हम बात करते हैं तो ये वो पदार्थ है जो समुद्री जल से निकाला गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व साथियों कौन सा है, तो अगर बात करते हैं मीथेन की, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व जो है ना वो मीथेन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतया क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से साथियों सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में से होते हैं, यानी कि अगर बात करें जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ना साथियों ये सामान्य क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से। ये सिलिकॉन जो होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रासायनिक रूप से होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होती है, मुझे बताइए। ये वो टॉप लेवल के सवाल हैं साथियों जो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इन सवालों को आप लोग देखिए। मैं कहूंगा किन विकल्पों में केवल मैं कहूंगा बेकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होती है, आंसर आपका डी होगा। यानी कि मोनोजाइट किसका एस्क है, तो मोनोजाइट की अगर बात करें साथियों ये थोरियम का एस्क माना जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध यानी कि मैलिएबल होती है, मुझे बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों, सोने चांदी की बात चल रही है। सोना चांदी जो धातु है ये सबसे अधिक आघातवर्ध होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसको किसको जाना जाता है, मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को भी साथियों ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, लेकिन आर्गन गैस को नहीं नहीं जाना जाता है, तो यही आपका जवाब है। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से साथियों जाना जाता है, तो जिनको अमीनो एसिड के रूप में जाना जाता है। राइट कहने के विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है, तो विज्ञान की कौन सी शाखा की अगर बात करें मैं कहूंगा ऑन्कोलॉजी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ऑन्कोलॉजी की अगर बात करें ट्यूमर या कैंसर उपचार संबंधी विज्ञान है साथियों ये। और ऑस्ट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं साथियों तो ये अगर बात करते हैं ऑस्ट्रोलॉजी तो ये हृदय के अध्ययन के बारे में साथियों बताती है। और एनाटॉमी की अगर बात करें तो मानव शरीर की रचना का अध्ययन है। और यूरोलॉजी की अगर बात करें तो पेशाब जो होता है ना, पेशाब से संबंधित बीमारियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है, तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं मैं कह सकता हूँ सेरीकल्चर आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन
उसका अध्ययन किया जाता है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक ही समय दोनों तरफ से कौन सा प्राणी देख सकता है? तो किसकी बात चल रही है? गिरगिट की बात चली, यानी कि गिरगिट एक समय में दोनों तरफ का देख सकता है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? सबसे तीव्रता से कौन काटता है? मैं कहूंगा जो पनामा का दीपक होता है। सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिसे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि आपका जवाब क्या हो सकता है, तो आपका जवाब साथियों हो जाएगा स्यूडोपोडिया। क्या साथियों? स्यूडोपोडिया आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आलू पर्णवेलन विषाणु किसके द्वारा प्रेषित होता है? तो अगर बात करते हैं साथियों एफिड्स की, तो ये एफिड्स के द्वारा प्रेषित होता है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो सार्वत्रिक दाता की अगर हम बात करें कि किसको सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। सार्वत्रिक ग्राही की अगर बात करें तो एबी को कहते हैं। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो पित्त रस का स्राव जो करता है वो यकृत करता है। यकृत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस जानवर की छोटी आंत होती है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आंतों की लंबाई की अगर बात करें तो साथियों शेर की छोटी आंत होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? मैं कहूंगा साथियों छोटी आंत में होता है। छोटी आंत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। रक्त का सामान्य पीएच मान साथियों कितना होता है? तो कितना होता है? 7.4 होता है साथियों रक्त का सामान्य पीएच मान। उसके बाद देखिए, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो अगर बात करते हैं साथियों रक्तचाप किस पर निर्भर करता है, तो मैं कहूंगा सिस्टोलिक बल पर करता है, हृदय निर्गम पर भी करता है, परिधीय प्रतिरोध भी करता है, यानी कि इनमें से सभी पर रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो निर्मित करता है, अगला निर्भर करता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल साथियों, उसके बाद देखिए, मोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। ये मोग्लोबिन नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन लिखा होगा। क्या है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और ये निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो कि किसका वहन करता है साथियों? ये ऑक्सीजन का वहन करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो अगर कैथ लैब की बात करें तो ये कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। कहाँ पर होती है साथियों? कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है साथियों कितने होने की स्थिति में, ये आपको बताना है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों 100 से 125। क्या अगर 100 से 125 की स्थिति है तो उसको प्री डायबिटीज माना जा सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो क्या आपका साथियों जवाब हो सकता है यहाँ पर? आप लोग बताइए। न्यूरॉन अगर आपके जो इस सवाल का जवाब है तो बिल्कुल सही, यानी कि जो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की जो मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला देखिए, करके आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरोप्डिस्ट किससे संबंधित है? तो उसी प्रकार किरोप्डिस्ट की अगर बात करें किससे संबंधित है? पांव से संबंधित है। पांव आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, कह रहे कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताइए। तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है साथियों? मेटाकार्पल्स है। क्या? मेटाकार्पल्स ये हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो किस हार्मोन की बात चल रही है? मैं कहूंगा एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों, प्रोलैक्टिन होता है, स्रावित होता है। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन भी होता है, वैसोप्रेसिन भी होता है। मैं कहूंगा ये सारे होते हैं, है ना, ये सारे होते हैं। अच्छा ए होगा, वो टाइप नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नेपाल का साथियों किससे है आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा नेपाल, अगर नोबेल की अगर बात करें, नोबेल क्या होता है? नोबेल एक पुरस्कार है, माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, नोबेल एक पुरस्कार है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देख चलिए, तो यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि जैसे 60 से यहाँ पर क्या बनाया गया है? 28 बनाया गया है। वैसे ही साथियों यहाँ पर 70 से क्या बनाया गया? 33 बनाया गया। तो कैसे ये बनाया गया है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। देखिए, अगर हम यहाँ पर साथियों बात करें कि कैसे साथियों यहाँ पर ये बनाया गया, अगर हम 28 को डबल कर दें कितना हो जाएगा साथियों? 56 हो जाएगा। अब 56 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। क्या अगर हम साथियों 66 को डबल करते हैं, सॉरी 33 को डबल करते हैं 66 आएगा। 66 में हम कितने जोड़ देते हैं साथियों? 4 जोड़ देते हैं साथियों, हमें 70 मिल जाएगा। यानी कि 41 को सबसे पहले डबल कीजिए तो कितना हो जाएगा? 82। इसमें आप 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। 86 का कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर हो सकता हो ये आपको यहाँ पर क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एच लिखा हुआ है, फिर ओ, फिर टी लिखा हुआ है, फिर साथियों एक तरीके से यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, और एस लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, और ओ लिखा हुआ है, और टी लिखा है। ये आपको दर्पण में जब दिखेगा तो ये साथियों कैसा दिखेगा? इतनी सी बात आपसे पूछी जाए। देखिए, टी जैसा टी वैसा दिखेगा, ओ ऐसा दिखेगा, 9 की अगर बात करें 9 कुछ ऐसा दिखेगा, और पी की बात करें पी ऐसा दिखेगा, एस ऐसा दिखेगा, और 4 की अगर बात करते हैं, एक सेकेंड, 4 साथियों आपका ऐसा दिखेगा, टी ऐसा दिखेगा, ओ ऐसा दिखेगा, एच ऐसा दिखेगा।
अब ये कौन से ऑप्शन में आपको सातों नजर आ रहा है? यहाँ पर तो एच लिखा हुआ है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ये हाँ ये भी नहीं होगा सातों, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए सातों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सातों इसको लगाइए। यानी कि देखिए MOS यहाँ पर है, MOR, अच्छा सब में MOR है, तो R 18 पर आता है, S 19 पर आता है, R वाला पहले आएगा, MOR। अब यहाँ पर T है, यहाँ पर P है, मैं कहूँगा P पहले आता है, T नहीं आता है, R की अगर बात करें R भी बाद में आता है, सबसे पहले सातों ये वाला आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर सबसे पहले आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या, उसके बाद देखिए ये T भी बाद में आता है, R पहले आता है ना, ये हो चुका है, तो ये 5 वाला नंबर सातों पहले आ जाएगा, 3 5 हो जाएगा, उसके बाद सातों ये आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर इन दोनों की अगर बात करें तो MO ये R है, ये S है ना, क्या पहले आता है साथियों, एक तरीके से बात करें तो R पहले आता है फिर ये आता है, यानी कि 2 और 1 आ जाएगा। तो 35 421 कहाँ पर लिखा हुआ है? 35 421 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल, यानी कि दीपक, गुरकिरण, शाहिद और विक्रांत नामक 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर साथियों बैठे, ठीक है, एक वर्गाकार मेज हमने यहाँ पर बना ली। उसके बाद कहेंगे 4 लोग केंद्र की ओर साथियों ये मुंह करके बैठे हुए, वे इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेज के प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा है, भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, यानी कि भुजा के मध्य में यहाँ पर साथियों वो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि विक्रांत दीपक के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो दीपक को आप कहीं पर भी बना लो। दीपक की अगर बात करें, मान लीजिए दीपक को आपने यहाँ पर बैठा ला, तो दीपक के क्या कह रहे, दीपक के दाईं ओर, यानी कि दीपक के दाईं ओर कौन बैठा है? विक्रांत कहा जा रहा है कि दीपक के दाईं ओर कौन बैठा है साथियों? विक्रांत बैठा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दीपक के दाईं ओर ठीक बगल में विक्रांत बैठा है, शाहिद विक्रांत के सामने बैठा है, तो विक्रांत का सामना क्या होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो बैठेगा वो शाहिद बैठेगा। अब बचा चौथा, बचा कौन है साथियों? उसका नाम गुरकिरण है, क्या नाम है उसका? नाम क्या है? गुरकिरण है। तो ये 4 लोग बैठ गए। गुरकिरण के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है? गुरकिरण के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है? मैं कहूंगा विक्रांत बैठा हुआ है, तो विक्रांत आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा, पूर्वी कह रही है कृप की तरफ, कह रही है कि वो मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की, पूर्वी कह रही है कि मेरे भाई की पत्नी यानी कि मेरी भाभी की इकलौती बेटी, यानी कि मेरे भैया जी की इकलौती बेटी, तो कौन होगी वो साथियों? भतीजी होगी, भतीजी के दादा। अब देखिए भतीजी के दादा, भतीजी के पापा कौन हो जाएंगे? इस पूर्वी के पिता हो जाएंगे, है ना, यानी कि उन दादा का बेटा है। यानी कि अगर बात करें इन पूर्वी के पिता का बेटा कौन होगा? भाई की बात चल रही है, तो पूर्वी का कृप से क्या संबंध होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। कृप क्या कहेगा पूर्वी को? भाई ही तो कृप क्या कहेगा? बहन ही तो कहेगा, बहन कहेगा तो बहन आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, और ऐसा भी एक सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है। देखिए इस सवाल को कैसे करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें PR, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे ये डबल खाली जगह है ना, 2 बार PR, 2 बार खाली जगह UC, उसके बाद फिर 2 बार खाली जगह होगी PROD, उसके बाद फिर से 2 बार खाली जगह और RODU RO, क्या लिखा हुआ है साथियों? ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर है, इसमें थोड़ी सी साथियों मिस्टेक है, इस मिस्टेक को मैं यहाँ पर साथियों सुधार देता हूँ, है ना। देखिए ये सबसे पहले क्या है साथियों, ये आपका यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए ये सबसे पहले क्या आएगा? P आएगा, और उसके बाद साथियों R आएगा, उसके बाद 2 बार खाली जगह है, उसके बाद U है और C है, फिर साथियों 2 बार खाली जगह है, उसके बाद अगर बात करें R है, O है, D है और साथियों U है, फिर उसके बाद 2 बार खाली जगह है, उसके बाद कितना है साथियों अगर बात करें, उसके बाद P है ना, P है, R है, O है, D है, फिर 2 बार खाली जगह और फिर उसके बाद साथियों T है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से लेटर इस खाली जगह में आएंगे, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टोटल इसको काउंट करिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। तो मैं कहूंगा या तो फिर 3 का पेयर बनेगा या 7 का पेयर बनेगा, मैं कहूंगा 7 का बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये अलग, 1 2 3 4 5 6 7 ये अलग, और 1 2 3 4 5 6 7 ये अलग। आप देखोगे साथियों क्या PR आ रहा है ना, यहाँ पर यहाँ पर क्या है साथियों अगर बात करें, सॉरी ये P है, देखिए सबसे पहले P है, ये मैंने R बना दिया साथियों यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर ये डबल R कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर P है, देखिए PR यहाँ पर है, PR यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी साथियों क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर बात करें साथियों आपका P आ जाएगा। अब देखिए P, अब यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं T है, तो यहाँ पर साथियों क्या अंत में आपका T आ जाएगा, और यहाँ पर C है तो यहाँ पर C आ जाएगा, पूरा आपको मिल गया है PRODUCT। ये तो प्रोडक्ट वर्ड बन गया, प्रोडक्ट यानी कि DUCT, प्रोडक्ट हो गया PRO और DUC और आपका T, ये आपके बन गए। तो आपको बताने कौन कौन से लेटर साथियों आपने खुद लिखे हैं, आपने क्या क्या लिखा है साथियों, आपने OD लिखा है, आपने OD लिखा है, आपने T और P लिखा है, आपने C और T लिखा है, आपने U और C लिखा है, ये कौन से ऑप्शन में है ये आपको बताना है, OD TP CT UC, या ऑप्शन नंबर C वाले में।
उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि CAR को XZI लिखा जाता है, TOP को GLK लिखा जाता है, तो FATHER यानी कि फादर को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है, बताइए। यानी कि लॉजिक की अगर बात करें तो लॉजिक आपको पता है साथियों क्या लग रहा है, देखिए आपको ये नहीं दिख रहा है कि ए का यहाँ पर Z लिखा हुआ है, C का यहाँ पर X लिखा हुआ है और R का यहाँ पर I, ये सारे के अपोजिट लेटर हैं साथियों। अगर बात करते हैं T का अपोजिट G है, O का अपोजिट L है, P का अपोजिट K है, यानी कि F का अपोजिट क्या होगा U, A का अपोजिट क्या होगा Z, और T की अगर बात करें तो मुझे पता है साथियों क्या होता है इसका अपोजिट, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए जैसे कि अगर बात करते हैं S का अपोजिट H और H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, T का अपोजिट G, A का अपोजिट Z। तो यहाँ पर साथियों T है तो T का अपोजिट G है तो यहाँ पर G आ जाएगा। H की बात करें, H का अपोजिट S है तो S आ जाएगा। एक होता है साथियों LOVE, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, तो E है यहाँ पर, E का अपोजिट साथियों V है तो V आ जाएगा। देखिए R का अपोजिट I है तो यहाँ पर I आ जाएगा। अब आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, UZGSVI, मैं कहूंगा ये तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन और निष्कर्ष वाला सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सभी नर्स डॉक्टर हैं, तो जैसा जैसा जितना जितना आपसे कहा जा रहा है आप उतना उतना सातु करते जाइए। सभी नर्स डॉक्टर हैं तो सातु ये बना लेते हैं हम, सभी नर्स क्या हो जाएंगी, सभी के सभी नर्स क्या हो जाएंगी सातु, यहाँ पर अगर बात करें तो सभी के सभी नर्स यहाँ पर सातु डॉक्टर हो जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी डॉक्टर जो है ना वो डिजाइनर हैं, ठीक है, सभी डॉक्टर्स की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएंगी, ये डिजाइनर हो जाएंगी सभी डॉक्टर्स। कह रहे कि कुछ नर्स, मान लेते साथ तो इतनी नर्स क्या हो गई, इतनी नर्स आर्किटेक्ट हो गई, ठीक है, इतनी नर्स आर्किटेक्ट हो गई। अब निष्कर्ष पढ़िए और निष्कर्ष में बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं, कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट है, बिल्कुल इतने डिजाइनर आर्किटेक्ट हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं है। अब अगर बात करते हैं साथियों कोई भी डॉक्टर, डॉक्टर किधर गया, डॉक्टर ये है, कोई भी डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं, ये सरासर गलत है। कुछ डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, इतने डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष एक ये सही है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब आपके यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन मैथ्स के क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। जैसे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसे वैसे साथियों मैंने यहाँ पर समाहित किए हैं वो क्वेश्चन। देखिए कह रही है कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 8640 रुपए और 3 वर्ष में 9720 रुपए हो जाती है। धनराशि में और वार्षिक ब्याज दर कितनी है। अच्छा, दो चीजें पूछी जा रही हैं, कहेंगे एक तो धनराशि बताइए, है ना, क्या एक तो धनराशि बताइए और एक वार्षिक ब्याज दर बताइए, दोनों चीजें बताइए क्रमशः। अगर कभी भी मैं कहूंगा ये सवाल बहुत अच्छे लेवल का है, और ये सवाल जब आता है तो ये सवाल बहुत बच्चा नहीं कर पाता, इसको पढ़कर इसको छोड़ देता है, लेकिन मैं आपको इसको तरीका बता रहा हूँ। देखिए कभी भी अगर सवाल ये आए कि भाई साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कोई धनराशि इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में धनराशि इतनी हो जाती है, तो अगर 2 वर्ष और 3 वर्ष को हम घटाएं तो 1 वर्ष आएगा, तो और इसको आपस में घटाएं तो हमें 1 वर्ष का क्या प्राप्त हो जाएगा, साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो हम साथों यही कर लेते हैं, 9720 में से हम 8640 घटा देते हैं, तो 0 आ गया, 8 आ गया, क्योंकि 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। यानी कि अगर बात करें साथियों 1080 ये आपका 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया। अच्छा, अगर साथियों यहाँ पर 2 वर्ष का यहाँ पर क्या दे रखा है साथियों, मिश्रधन दे रखा है, 2 वर्ष का मिश्रधन साथियों यहाँ पर दे रखा है। अगर हम इसमें से 2 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दें तो हमें तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा, और मूलधन ही तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अरे भाई धनराशि मूलधन कह लो। तो ये तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 1080 प्लस 1080, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2116 आपका हो जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज आपका कितना आया, 2116, एक सेकेंड, देखिए 2 वर्ष का आपका मिश्रधन कितना है साथियों, 8640 है। अब इसमें क्या होगा, ये साथियों क्या होता है, ये होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो अगर हम इसमें से मूलधन घटा देते हैं 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कितना है साथियों, 2160 है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें साथियों हमें एक तरीके से अगर बात करें धनराशि प्राप्त हो जाएगी वो। चलिए तो साथियों 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, 5 हो गया, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यानी कि 6480 रुपए की आएगी धनराशि आएगी। तो 2 सवाल पूछे गए यहाँ पर, धनराशि और ब्याज दर। तो धनराशि देखिए 6400 से यहाँ पर लिखी हुई है, 6400 से यहाँ पर लिखी हुई है, अभी हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज तो हमने बता दी। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप ये सवाल करोगे ना तो बहुत सुपर फास्ट तरीके से करोगे, मैं तो कर रहा हूँ साथियों, आपको साथ में समझा रहा हूँ। अब वार्षिक ब्याज दर आपको पता होगा साथियों, ब्याज दर का एक सूत्र होता है, क्या होता है ब्याज दर का सूत्र, मैं आपको बता देता हूँ साथियों। दर की अगर बात करते हैं यहाँ पर दर, तो साथियों यहाँ पर साधारण ब्याज आपसे पूछा, यानी कि आपको बताना होगा है गुणा 100 लिखना होता है, और दर तो ये हो गई, बचा क्या, समय बचा और साथियों मूलधन बचा। तो साधारण ब्याज साथियों कहाँ पर हम लिखे, हम 2 वर्ष की साधारण ब्याज लिख देते हैं। 2 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी निकली थी यहाँ पर, 2160 निकली थी, तो 2160 आपकी ये हो गई, गुणा 100 हो गई। समय की अगर बात करें तो साथियों समय हम वही लेंगे 2 वर्ष, और मूलधन कितना निकला है, 6480 निकला है, 6480 ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें,
अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना, आपको दर पता चल जाएगी, 15% आ सकती है, 16% आ सकती है, साथियों कुछ भी यहाँ पर वो आ सकती है। इसको सबसे पहले कैलकुलेट करिए। देखिए इस जीरो से काम करते हैं, ये जीरो कैंसिल कर देते हैं, 2 एकम 2 जीरो, 2 अट्ठे 16, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको अगर 2 से कट करें तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौक 8, नीचे आपका कुछ नहीं बचा, ऊपर आप इसको कट के 2 पंजे 10, 2 चौक 8 हो जाएगा। ये डबल जीरो है, डबल जीरो यहाँ पर लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें और 2 से कट करिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 से कट 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, डबल जीरो आ जाएगा। और कट करें 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तियां आपका 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10, इतना आ जाएगा। देखिए 9 से कटेगा, 9 नहीं 81 होगा, 9 एकम 9 होगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी अगर बात करते हैं, ये कटेगा, देखिए 9 एकम 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच रहा है ये तो साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करिए 3 से कट करिए साथियों, पूरा नहीं कट हो पाएगा, ये पूरा नहीं कट हो पाएगा साथियों, ये है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे अगर 3 से 2 से कट करें तो 2 तियां 3 से कट करें तो 3 तियां 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15, इतना आ जाएगा, इतना आ गया। और अगर कट करेंगे साथियों, देखिए 3 एकम 3 आपका हो गया, और 3 छंग 18 आपका हो गया, बचा क्या 2। तो मैं कह सकता हूँ ब्याज दर कितनी निकली, 16 सही 2/3। तो ये आपका 2/3 टाइप होना भूल गया टाइपिस्ट, कोई बात नहीं साथियों। तो आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि 6480 आपका धनराशि हो गई, और 16 सही 2/3 आपका दर हो गया। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका डी। इसके 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेरा मानना है आपका सोल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 4:5 है, और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हैं, तो ए की आय साथियों कितनी होगी, बात आपसे पूछी जा रही है। आपको साथियों मालूम होना चाहिए आय में से अगर हम क्या घटा दें। देखिए अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं, अगर हम आय में से साथियों बचत को घटा देते हैं तो क्या निकल कर आता है साथियों, व्यय निकल कर आता है। इतनी बात साथियों ध्यान है आपको, है ना, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। अब साथियों हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यही चीज करते हैं। यहाँ पर हमें आय पता है, मान लेते हैं ए की आय 4x है और बी की आय साथियों 5x है। तो ए की आय कितनी है साथियों, यहाँ पर 4x है, इसमें से हम घटाएंगे बचत। बचत कितनी है ए की, 7200 है, तो साथियों वो 7200 इसमें से हम घटा लेंगे, 7200 घट गए। तो अब अगर बात करें इसी प्रकार साथियों, अब हमें बी की आय कितनी है, बी की आय है 5x, इसमें से हम घटाएंगे बचत। बचत कितनी है, 6000। अच्छा ऐसा करके इसमें से ये घटा के हमें क्या प्राप्त होगा, हमें व्यय प्राप्त होगा। तो ए का व्यय है 2 और बी की अगर बात करें इसका व्यय है साथियों 3। तो इसको कैलकुलेट करा लो, इसमें से x का मान निकालो। पूछा क्या जा रहा है, ए की आय कितनी है, तो आप सभी को पता है कि भैया ए की आय 4x है, तो 4x का आपको मान निकालना होगा। कोई दिक्कत नहीं, x का मान तो निकालो सबसे पहले। देखिए 3 की गुणा अगर हम इससे कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, यानी कि 12x हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों इसकी गुणा कराइए, डबल जीरो लग जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 3 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बराबर अगर बात करें 2 पंजे साथियों 10x हो जाएगा, और 6 दूना आपका 12 यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए मैं शॉर्ट में कराता हूँ, 12x है, उधर है 10x, इधर आएगा वो माइनस का हो जाएगा, तो 12x में से 10x जाएगा, 2x बचेगा। बराबर अब क्या होगा देखिए साथियों, अब अगर बात करें ये तो बराबर के इधर ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना। ये अच्छा ये माइनस का ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 21600 माइनस साथियों कितना आ जाएगा, 12000 आ जाएगा। अब 2x बराबर साथियों 21600 में से 12000 को आपको घटाना है, तो कैसे घटाओगे, 0 0 आ जाएगा, और आपका ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा, बस इतना आ जाएगा, 96 इतना आ गया। अब अगर x की अगर बात करें तो 2 से ये कट होगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, डबल जीरो, x बराबर कितना आ गया साथियों, 4800 आ गया। यानी कि आपसे ए की आय पूछी जा रही थी, ए की आय साथियों कितनी है, मैं कहूंगा 4800 है। ए की आय सॉरी ए की आय कितनी है, 4x है, और x की वैल्यू हमें पता है साथियों, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 4800 हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, आपको ए की आय पता चल जाएगी। तो साथियों डबल जीरो आ जाएगा, 4 अट्ठे आपका 32 आ जाएगा, 4 चौक 16 आपका 19 हो, यानी कि 19200 जो होगी ये आपकी ए की आय होगी। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ऐसे इस लेवल के साथियों क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत आसान नहीं आ रहे हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, जिसमें करने में जिसको करने में मेहनत लगे। इसलिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाइए साथियों, बिल्कुल कोई भी कमी आपकी जो है ना वो छूटना नहीं चाहिए, और ऐसा मैं आपको बना कर ही भेजूंगा, बस आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस करते जाना है। चलिए भाई अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, करके सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। क्या सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है? यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 6 वर्ष के बाद सीमा की आयु कितनी है? अभी वर्तमान की पहले निकालो, 6 वर्ष बाद की बात मत करो। अभी साथियों दोनों की आयु निकालो, उसके बाद हम देखेंगे 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी। तो अभी मान लेते हैं साथियों, क्या रीमा की आयु हम x वर्ष मान लेते हैं। क्यों मानते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। रीमा की आयु हम कितनी मान लेते हैं,
रीमा की आयु हम x वर्ष मान लेते हैं और कह रहे हैं कि जो सीमा है ना, आप सीमा की आयु मानेंगे। देखिए सीमा की आयु कितनी होगी, सीमा की आयु जो है ना ये रीमा की आयु से 8 वर्ष छोटी है। यानी कि रीमा की आयु अगर x है तो सीमा की आयु क्या होगी, इसमें से 8 वर्ष छोटी है, तो इसमें से 8 आपको घटाना होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी सीमा की आयु हो जाएगी। तो आपको दोनों की आयु आपने मान ली है कि भाई रीमा की आयु कितनी है, सीमा की आयु कितनी है। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि 4 वर्ष पहले सीमा की आयु रीमा से 8 वर्ष छोटी है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, 4 वर्ष पहले, तो सातु मैं कह सकता हूं पहले अगर बात करें सीमा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें सीमा आ जाएंगे। अब देखिए ये आपकी आगे सातु सीमा की आयु है ना, और ये आगे आपकी रीमा की आयु। कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 4 वर्ष पहले 4 इसमें से घटाइए, 4 इसमें से घटाइए, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो अब सातु आपको बताना है सीमा की आयु क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आप x का मान निकाल लिए, फिर वो x जो होगा वो रीमा की आयु हो जाएगी और x में से 8 घटा दोगे वो सीमा की आयु हो जाएगी। पहले इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पर 2 से कराओगे। सबसे पहले तो सातु यहीं पर ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी, -8 -4 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कितना आ जाएगा सातु, 12 आ जाएगा। यानी कि x -12 बटे x -4 बराबर 1/2, यानी कि 2 से करेंगे साथियों 2x आ जाएगा, -12 दूना 24 आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर साथियों यहाँ पर x -4 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अगर बात करते हैं 2x बराबर के उधर है x, इधर आएगा तो 1x बचेगा, और ये आपका साथियों उधर जाएगा 24 का हो जाएगा -4, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया है, मैं कहूँगा x बराबर आपके यहाँ पर 20 आ गया है। तो क्या कहा जा रहा था कि सीमा की आयु 6 वर्ष बाद, देखिए सीमा की आयु अभी कितनी होगी, अगर बात करते हैं साथियों 20 -8, ठीक है ना। अरे भाई हमें सीमा की आयु निकालना है, वर्तमान आयु निकालिए सीमा की कितनी होगी, तो x क्या हो जाएगी, ये 20 -8 कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 12 वर्ष साथियों वर्तमान आयु होगी, लेकिन कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो इसमें 6 प्लस कर दीजिए, मैं कहूंगा साथियों 6 वर्ष बाद तो 18 वर्ष हो जाएगी साथियों सीमा की आयु। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 7 या 21 यानी कि 6 + 21 - 5, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा 2 गुणा 22 यानी कि 11 दूना कितना आ जाएगा साथियों 22 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 21 + 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 में से 5 जाएगा तो साथियों 22 आ जाएगा, यानी कि 22 भाग 22 कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूँगा 1 तो आपका यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि, यानी कि पहले 25% की कमी की गई और फिर 25% की क्या कर दी गई साथियों, वृद्धि कर दी गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करते हैं उसमें हुई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी, आपको यहाँ पर कुल मिला के क्या करना है साथियों, बताना है। चलिए, तो अगर कभी भी सवाल में एक सेम नंबर आए और कहे कि इतने प्रतिशत की पहले कमी होती है और फिर वृद्धि होती है, तो हमेशा जो होगी वो कमी ही होगी। क्या होगी, कमी होगी। और इसका एक सूत्र भी बता देता हूँ साथियों, a² होता है, a²/100। ए की वैल्यू क्या होती है, ये जो 25 लिखी है ना साथियों, यही ए की वैल्यू, यानी कि इधर क्या हो जाएगा 25 × 25 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, 25 × 25 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि कमी आपकी जो आएगी 25/4 आएगी। इसको और अगर साथियों यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करें तो 4 एकम 4 5 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, बचा क्या, 1 बचा, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी रहेगी, 6 सही 1/4% की कमी रहेगी। ये वही लिखा हुआ 61/4 नहीं लिखा हुआ है, 6 सही 1/4% की कमी होगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखिए, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सोनी और गीता, क्या साथियों, सोनी और गीता, एक सेकेंड, सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करती हैं। सोनी अकेले इस कार्य को 12 घंटे में पूरा करती है। गीता अकेले उस कार्य को साथियों कितनी घंटे में कंप्लीट करेगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एक ऐसा नंबर निकालिए जो कि दोनों नंबर से साथियों कट सके। 8 × 8 16, 8 × 3 24, 24 कट जाएगा, 12 दूना 24, 8 × 3 24। कहने का मतलब यह है कि एस 1 घंटे में 2 काम करता है और एस और जी दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 काम करते हैं। तो मैं कहूँगा जब एस 1 घंटे में साथियों 2 काम करता है तो ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है साथियों ये गीता जो है ये 1 घंटे में 1 काम करती होगी। अच्छा, ये नंबर पता क्यों लिखते हैं, ये होता है साथियों टोटल काम, है ना। क्या होता है, ये होता है टोटल काम। तो कह रहे हैं कि अगर गीता इस टोटल काम को करेगी तो कितने घंटे में पूरा कर पाएगी। टोटल काम कितना है 24, गीता 1 घंटे में 1 काम कर रही है, तो इसे तो पूरे के पूरे साथ तो 24 घंटे लग जाएंगे काम को कंप्लीट करने में। तो मैं कहूँगा 24 घंटे आपका जो होगा, 24 घंटे साथियों अगर बात करें जो होगा वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।